मैं तुमसे प्यार नहीं करती आर्यन। रूपाली अपने सामने बैठे आर्यन की प्यार से भरी आंखों से नजरें चुराते हुए बोली। आर्यन, जो उसकी तरफ से प्यार का इकरार सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था, उसका इनकार सुनते ही उसके जबड़े सख्त हो गए। झूठ, यह झूठ है रूपाली, आर्यन ने गंभीरता से कहते हुए टेबल पर रखे रूपाली के दोनों हाथ अपनी पकड़ में ले लिए। तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारी यह झूठी बात तुम्हारी झुकी हुई नजरों से साफ जाहिर हो रही है। यही सच है आर्यन, रूपाली बेबसी से बोली। मेरी और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाहकर भी तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती। हम दोनों के बीच हैसियत और औकात की एक ऊंची दीवार खड़ी है जो किसी भी हाल में नहीं टूट सकती। जहां एक तरफ वह अपना दिल उसके नाम कर बैठी थी, वहीं दूसरी तरफ वही फर्क उसे अपनी मोहब्बत को अपने दिल तक ही सीमित रखने पर मजबूर कर रहा था। प्यार सबसे ऊपर होता है रूपाली। आर्यन की आंखों में सच्चे प्यार की चमक थी। प्यार हैसियत या औकात नहीं देखता, वह दिल देखता है, नियत देखता है। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मेरे प्यार में सच्चाई है। तुम्हारा एक छोटा सा कदम, तुम्हारा एक सच बोल देना मेरी मोहब्बत को उसकी मंजिल दे देगा। तुम्हारा भरोसा मुझे इतना मजबूत बना देगा कि मैं इस हैसियत की दीवार को तोड़कर चूर चूर कर दूंगा। वह मजबूती से बोला, रूपाली के झुके चेहरे को देखते हुए। रूपाली ने धीरे से झुकी हुई नजरें उठाई और आर्यन की हरी आंखों में झांका। उसकी आंखें उसके हर शब्द की गवाही दे रही थीं। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। दिल और दिमाग में पल रहा डर आखिरकार उसके होंठों तक आ ही गया। आर्यन ने उसकी नम आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो उसके डर पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जान, तुम बस एक बार अपने प्यार पर हामी भर दो। घर वालों को मनाना क्या, यह आर्यन तुम्हें अपना बनाने के लिए आग का दरिया भी पार कर जाएगा। कंधों से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया था। रूपाली की आंखों में अपने लिए उमड़ते जज्बात देखकर वह शरारती सी चमक के साथ बोला। उसकी तपती हुई नजरों की तपिश सह न पाकर रूपाली झेप गई। उसने झट से नजरें चुराईं और अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। दार्शनिक मत बनिए साहब, वह बनावटी नाराजगी से बोली। यह बताइए फिर मेरे घर कब आ रहे हैं? बिना घुमाए फिराए वह अपने दिल की बात कह गई थी। बहुत जल्द। उसकी यह आधी सी रजामंदी आर्यन को ऐसी खुशी दे गई जिसे वह छुपा नहीं पाया। वह जोश में बोला। रूपाली उसकी इतनी खुशी देखकर अपने तेज धड़कते दिल से घबरा गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी आर्यन। उसके होठों पर शर्मीली मुस्कान थी। जब तुम इस हैसियत की दीवार को गिराकर मुझे अपने नाम करने मेरे घर आओगे, कहकर वह पलट गई। अरे, यह कैसा प्यार का इजहार हुआ? आर्यन ने उसे जाते हुए देखा तो बेचैनी में उसकी कलाई थाम ली। क्या मेरी आंखें नहीं पढ़ सके तुम? रूपाली ने पलटकर उसकी आंखों में सीधे देखा। इन हिरनी सी आंखों की कहानी तो मैं कब की पढ़ चुका हूँ। आर्यन की आवाज में अब आग्रह और बेबसी घुल गई थी। लेकिन मुझे शब्द चाहिए रूपाली। वह जानता था कि वह भी उतनी ही बेचैन है, बस अपने जज्बातों को बांध कर रखे हुए है। जब मैं लाल जोड़े में तुम्हारे नाम की सेज सजाए बैठी होंगी, रूपाली के गालों पर लाज फैल गई, तब शब्दों में प्यार का इजहार करूंगी। अपने ही कहे शब्दों से वह खुद शर्मिंदा हो गई। आर्यन की कलाई छुड़ाकर उसकी आंखों में उतरती शरारतों से नजरें चुराते हुए वह वहां से लगभग भागती हुई चली गई। उसके जाते ही आर्यन ने सुकून की एक लंबी सांस ली। उसने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। रूपाली की रजामंदी उसके दिल को अजीब सा सुकून दे गई थी। मैं शादी करना चाहता हूँ बाबा। उस वक्त हवेली के लॉज में पूरा परिवार मौजूद था। शाम की चाय चल रही थी, हंसी ठहाके थे। तभी आर्यन ने शरद साहब की तरफ देखकर यह बात कही। उसका यह एक वाक्य वहां बैठे हर इंसान को चौंका गया। हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। हम भी यही चाहते हैं। शादी की तारीख मांगी जा चुकी है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। श्रेया को जल्द इस हवेली में तुम्हारी पत्नी बनाकर लाने का समय आ गया है। शरद साहब ने चाय का कप मेज पर रखते हुए गहरी गंभीरता से कहा।
आर्यन का दिल श्रेया का नाम सुनते ही जैसे एक पल को ठहर सा गया। बाबा, मैं शादी जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन श्रेया से नहीं। थोड़ा ठहर कर कुछ हिचक के साथ आर्यन ने अपनी बात पूरी की। उसके शब्दों के साथ ही कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव पल पल बदलने लगे। तुम कहना क्या चाहते हो आर्यन? सरिता जी की आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। श्रेया तुम्हारी मंगेतर है, बचपन से यह रिश्ता तय है, वह तुम्हारे नाम पर बैठी है। उससे शादी नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? मैं रूपाली से शादी करना चाहता हूँ माँ, आर्यन ने बिना नजर झुकाए कहा। वह मेरी क्लास फेलो है और मुझे उससे प्यार है। और जहाँ तक श्रेया की बात है, ना तो मैंने उसे कभी देखा है, ना ही देखने की कोई इच्छा है। उससे दिल का रिश्ता होना तो बहुत दूर की बात है। बचपन में तय किए गए रिश्ते जिनमें दोनों की रजामंदी ही ना हो, कभी मजबूत नहीं होते। उसने लहजा नरम रखते हुए समझाने की कोशिश की। बड़ों को यह समझना चाहिए कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी पसंद भी बदलती है। तो तुम चाहते हो कि हम श्रेया को ठुकरा दें? अब तक चुप बैठे शरद साहब अचानक बोल पड़े और अपने ही रिश्तों में दरार डाल दें। नहीं बाबा, आर्यन की आवाज भर्रा गई। मैं आप लोगों के बीच किसी भी तरह की कड़वाहट की वजह नहीं बनना चाहता, लेकिन सच यही है कि मैं रूपाली से प्यार करता हूँ, श्रेया से नहीं। मैं अपनी जिंदगी में रूपाली को शामिल करना चाहता हूँ, उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता हूँ, श्रेया को नहीं। बेबस होकर वह लगभग चिल्ला पड़ा। तुम्हारी शादी श्रेया से ही होगी और इसी घर में होगी। शरद साहब अपनी जगह से उठे, पीठ पीछे हाथ बांधते हुए अटल स्वर में बोले, रूपाली को भूल जाओ, नामुमकिन। आर्यन ने सीधे उनके सामने खड़े होकर कहा, आप यह कैसे भूल सकते हैं कि मैं आपकी ही औलाद हूँ शरद साहब। सरिता जी यह सुनकर सिहर उठी। नीतिका भी अपने भाई की इस हिम्मत पर तड़प सी गई। यह क्या मतलब हुआ तुम्हारा? शरद साहब की आवाज लड़खड़ा गई। मैं यह हवेली छोड़ दूंगा बाबा। आर्यन की आवाज में अजीब सी शक्ति थी। आप सबसे हर रिश्ता तोड़ दूंगा, अपनी पहचान तक भूल जाऊंगा। मैं अपने इकलौते बेटे होने का पूरा फायदा उठा रहा था। शरद साहब सच में बेबस हो गए। आखिर वही तो उनकी पूरी दुनिया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आर्यन। उनकी सारी शक्ति अब लाचारगी में बदल चुकी थी। औलाद वाकई इंसान को बेबस कर देती है, खासकर जब वह लाडली हो। मैं ऐसा ही करूंगा बाबा, आर्यन ने दो टूक कहा। या तो आप मेरे साथ रूपाली के घर उसका हाथ मांगने चलेंगे, या फिर आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अपनी धमकी पूरी करते हुए वह वहां से बाहर चला गया। मैं अपने बेटे से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरिता जी की आवाज भर आई। वह उसके जाते ही शरद साहब की ओर मुड़ी। मैं भी सरिता, मैं भी। शरद साहब बुदबुदाए और थके हारे से सोफे पर ढहते चले गए। अजीब सी कसमकस थी। एक तरफ रिश्तेदारी थी, दूसरी तरफ औलाद। आखिरकार शरद साहब एक फैसले पर पहुंच गए। उन्होंने गहरी सांस भरी। उन्हें अच्छी तरह एहसास था कि यह फैसला आने वाले वक्त में तबाही की वजह बन सकता है। सरिता, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। शरद साहब यह कह ही रहे थे कि अचानक हवेली में गोलियों की गूंजती आवाज फैल गई। सरिता जी के साथ शरद साहब दहल गए। दोनों हड़बड़ाकर बाहर की ओर भागे। लॉज में पहुंचते ही सामने का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबूलाल साहब हाथ में बंदूक थामे गुस्से की जिंदा मिसाल बने खड़े थे। शरद साहब समझ गए फैसला बाबूलाल तक पहुंच चुका था। आराम से बाबूलाल आग बबूला होकर चीखा, तुमने मेरी बेटी को ठुकराकर मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी और अब मुझसे आराम की बात कर रहे हो। उसने किसी भी रिश्ते या लिहाज को ताक पर रख दिया था। शरद साहब ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। वह कुछ कहते इससे पहले ही हवेली के दरवाजे से अंदर आता आर्यन सीधे बाबूलाल के सामने जा खड़ा हुआ। उसके जबड़े भींचे हुए थे। चिल्लाने और बंदूक लहराने से किसी मसले का हल नहीं निकलता। आर्यन ने दो टूक शब्दों में कहा, इन सब में मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं है। मैंने खुद श्रेया से शादी करने से मना किया है क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले की वजह से मुझे कितनी बेइज्जती और बदनामी झेलनी पड़ेगी।
बाबूलाल ने गुर्राते हुए बंदूक की नाल अब आर्यन के माथे की तरफ कर दी। सरिता जी दिल पर हाथ रखकर कांप उठी। उनकी सांसें जैसे थम सी गईं। यह 21वीं सदी है। आर्यन की आवाज में अजीब सी ठंडक थी। यहाँ लोगों के पास अपनी जिंदगी के इतने मसले होते हैं कि उन्हें दूसरों की जिंदगी पर बात करने की फुर्सत ही नहीं होती। आज के जमाने में रिश्ता जुड़ना या टूटना कोई अनोखी बात नहीं है। और वैसे भी उसने साफ कहा, आपकी बेटी से मेरा रिश्ता सिर्फ तय हुआ था, कोई शादी नहीं हुई थी। यह सुनते ही बाबूलाल और ज्यादा भड़क गया। तो तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हटोगे? उसने ट्रिगर पर उंगली रखते हुए आखिरी बार पूछा। नहीं, आर्यन ने बिना डरे सिर हिला दिया। तो अपने अंजाम के लिए जिम्मेदार खुद हो। इस वक्त बाबूलाल होश हवास में नहीं था। गुस्से और तैस में अंधा होकर उसने गोली चला दी। बस फर्क इतना था, गोली आर्यन की कनपटी के बजाय उसके बाजू में जा लगी। आर्यन, शरद साहब और सरिता जी की चीख एक साथ गूंजी। दर्द की तीव्रता से आर्यन ने होंठ भींच लिए। उसने अपने बाजू को पकड़ लिया जहां से खून तेजी से बह रहा था। मेरा बच्चा, सरिता जी तड़पती हुई उसके पास पहुंची। कांपते हाथों से उसके बाजू को थाम लिया। यह तुमने क्या कर दिया बाबूलाल? शरद साहब बेटे के पीले पड़े चेहरे को देखकर टूट से गए। मेरे बेटे पर गोली चला दी? बाबूलाल के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह अब भी पत्थर सा खड़ा था। अपने किए पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबूलाल गुस्से से कांपता हुआ बोला। आज से ना यह मेरा कोई है और ना तुम मेरे रिश्तेदार। अभी इसी वक्त मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। अब अगर कोई रिश्ता है तो बस नफरत का। उसकी आंखों में जहर भरा था। अपने दुश्मनों की फहरिस्त में मुझे सबसे ऊपर पाओगे। यह कहते हुए बाबूलाल वहां से निकल गया। आर्यन अब और दर्द सह नहीं पाया। वह कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर देना। उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन मैं रूपाली से कभी पीछे नहीं हट सकता। हम तुमसे नाराज नहीं है मेरे बच्चे, शरद साहब कांपती आवाज में बोले। तुम्हें रूपाली चाहिए, हम तुम्हें लाकर देंगे। हम खुद उसके घर जाएंगे, उसे तुम्हारी दुल्हन बनाकर लाएंगे। कुछ कीजिए शरद। सरिता जी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। देखिए कितना खून बह रहा है मेरे बच्चे का। शरद साहब एक पल को बाबूलाल की आंखों में अपने लिए भरी नफरत याद कर पत्थर से हो गए थे। फिर जैसे ही उन्हें होश आया वे आर्यन की तरफ झुके, लेकिन उससे पहले ही आर्यन बेहोश हो चुका था। सरिता जी की दिल चीर देने वाली चीख हवेली की ऊंची दीवारों से टकराकर गूंज उठी। शरद साहब ने हिम्मत जुटाई और बड़ी मुश्किल से आर्यन को उठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। माँ, रोना बंद करो प्लीज। अस्पताल के कमरे में बेड पर लेटा आर्यन आंखें खुलते ही शरारती लहजे में बोला, मैं बड़ा नाजुक दिल का हूँ, आपके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वह सरिता जी को अपने गले से लगाए उनकी पीठ थपथपाने लगा। दरवाजे के पास खड़े शरद साहब ने उसे एक ऐसी सख्त नजर से देखा कि कमरे का सन्नाटा और गहरा गया। अस्पताल लाते ही उसे इमरजेंसी में ले जाया गया था। कुछ मुश्किल पलों के इंतजार के बाद उसे होश आया और सबकी जान में जान आई। क्या जरूरत थी तुम्हें यूं बाबूलाल के सामने सीना तान कर खड़े होने की? सरिता जी ने आंखें उठाकर उसे नम निगाहों से देखा। बाबा पर तनी हुई बंदूक देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था माँ। आर्यन ने शरद साहब की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। सरिता, शरद साहब का लहजा अब भी सख्त था। ये यूं प्यार जताकर या मीठे बोल बोल कर मेरी नाराजगी कम नहीं कर सकता। माँ, इनसे कह दो ना कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ शरद साहब के नाराज चेहरे को देखा। मैं इन्हें मना लूंगा। पहले अस्पताल के बेड से ठीक से उठकर चल तो लो बरखुरदार। शरद साहब तंज करते हुए बोले। जिस लड़की के लिए गोली खाई है उसे ब्याह कर लाने भी जाना है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। आर्यन के चेहरे पर खुली मुस्कान फैल गई। इतने खुश क्यों हो? सरिता जी ने हैरानी से पूछा। उन्हें उससे इस तरह शांत प्रक्रिया की उम्मीद नहीं थी। खुश हूँ माँ, आर्यन ने सुकून से कहा, क्योंकि यह खबर
मुझे मेरी बहन नितिका पहले ही दे चुकी है। आर्यन की बात सुनकर सरिता जी ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। बेड से टेक लगाए बैठी वह नाजुक सी लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। उसका कांपता हुआ वजूद उसके दर्द की गहराई खुद ब खुद बयान कर रहा था। जिस इंसान के नाम पर उसने बरसों अपनी जिंदगी बिता दी थी, जिसे दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठाकर उसके साथ भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे, वही इंसान आज उसे ठुकरा चुका था। उसने न सिर्फ उसके सपने बेरहमी से तोड़े थे, बल्कि उसका वजूद तक तोड़ कर रख दिया था। श्रेया का दिल फटने को था। वह अभी आंसुओं में डूबी खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम की आवाज के साथ बाबूलाल अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर श्रेया ने सहमी हुई नजरें उठाई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में भरी नफरत, नापसंदगी और गुस्सा देखकर श्रेया का दिल सूखे पत्ते की तरह थरथरा गया। बाबूलाल के पीछे पीछे रश्मि जी और सविता जी भी घबराए हुए कदमों से अंदर आ गईं। यही है इस घर की सारी बर्बादी की जड़, बाबूलाल जहर भरे लहजे में चिल्लाया। यह बदनसीब लड़की जिसने अपनी पैदाइश से लेकर आज तक मुझे एक भी खुशी नहीं दी। वह आगे बढ़ा और श्रेया का बाजू बेरहमी से पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसके हाथ पकड़कर उसे सख्ती से पकड़ लिया। बाबा, दर्द से करहाती हुई श्रेया ने सिसकते हुए पुकारा, लेकिन बाबूलाल उसे पकड़कर आगे बढ़ने लगा। बाबूलाल, आखिर इस बच्ची की क्या गलती है? सविता जी का दिल दहल उठा। यह तो पहले ही गम से टूट चुकी है, इसकी ही गलती है। सविता, बाबूलाल की आवाज में जहर घुला था। जरूर इसमें कोई कमी होगी, तभी तो आर्यन ने इसे छोड़कर किसी और लड़की को चुन लिया। ये है ही बदकिस्मत। उसकी आंखों में नफरत थी। इसके नसीब में सिर्फ अंधेरा लिखा है और ये अपने साथ सबके नसीब भी काले कर देती है। आर्यन का इनकार बाबूलाल की झूठी शान और घमंड पर गहरी चोट कर गया था। ऊपर से उसे यह डर भी खाए जा रहा था कि अब उसका रुतबा, उसकी हैसियत सब हाथ से निकलने वाला है। गुस्से और तैस के आखिरी सिरे पर पहुंचकर बाबूलाल ने श्रेया को जमीन पर धकेल दिया। फिर सोफे पर रखी वह लाठी उठाई जिसे वह पहले साथ लेकर आया था। रश्मि जी और सविता जी ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा और घबराकर सिर हिलाया। आज फिर श्रेया अपने ही पिता के गुस्से का निशाना बनने वाली थी। श्रेया ने पलटकर देखा तो अपने पिता के हाथ में लाठी देखकर उसकी सांस अटक गई। पूरा शरीर कांपने लगा। बिना सोचे समझे वह सिर हिलाने लगी। नहीं बाबा, प्लीज नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। टूटती हुई आवाज में उसने गुहार लगाई, लेकिन अगले ही पल उसकी फरियाद को कुचल दिया गया। लाठी का जोरदार वार उसकी टांग पर पड़ा। श्रेया की दिल चीर देने वाली चीख खामोश हवेली में गूंज उठी। रश्मि जी और सविता जी का दिल दहल गया। दोनों जैसे अपनी जगह पर जड़ हो गईं। मुझे बेटा चाहिए था, बाबूलाल चिल्लाया। बेटा? बेटी नहीं, बेटा। अगर बेटा होता तो आज मैं सिर उठाकर उसके लिए लड़की देखने जाता। यूं पूरी बिरादरी के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ता। वह उसकी दर्द भरी चीखों को अनसुना करते हुए एक के बाद एक वार करता चला गया। उसका गुस्सा जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रश्मि जी ने घबराकर होठों पर हाथ रख लिया और वहीं जमीन पर बैठती चली गईं। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। पति ने कभी इतना हक दिया ही नहीं था कि वह अपनी बेटी के लिए आवाज उठा पाती, और अगर आज कुछ कह भी देती तो जानती थी कि इसका खामियाजा श्रेया को और ज्यादा भुगतना पड़ता। यह लड़की अब इस हवेली में नहीं रहेगी। बाबूलाल हाँफते हुए बोला, मुझे इसकी मनहूस शकल तक नहीं देखनी। यह कहते हुए उसकी हालत की परवाह किए बिना वह श्रेया का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। उसके कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ चुके थे। श्रेया के लिए अपने पैरों पर चल पाना भी मुश्किल हो गया था। वह लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उस पत्थरदिल आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा जो पिता के ओहदे पर बैठा एक दुश्मन बन चुका था।
बेसमेंट में बने छोटे से अंधेरे कमरे में उसने पूरी ताकत से श्रेया को धकेल दिया। दरवाजा बंद करते हुए वह पलटा। अगर इस लड़की तक खाने या पानी की एक बूंद भी पहुंची, वह लॉज में खड़ी अपनी पत्नी और बहन की ओर उंगली उठाकर चेतावनी देने लगा, तो तुम दोनों इसका और बुरा हाल देखोगी। यह कहकर वह अपने कमरे में जा बंद हुआ। उसके जाते ही रश्मि जी और सविता जी ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों जानती थी कि चाहकर भी वे उसके हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकती। उधर बेसमेंट के उस अंधेरे कमरे में मुंह के बल गिरी हुई मिट्टी में सना फर्श थामे श्रेया सिमट गई। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी पिता का प्यार या स्नेह नहीं देखा था। छोटी छोटी बातों पर मार और तिरस्कार ही उसकी किस्मत में लिखा था। और आज जिस आदमी को उसने बिना देखे सिर्फ यह जानकर अपना मान लिया था कि वही आगे चलकर उसका जीवन साथी बनेगा, वह रिश्ता भी उसके लिए एक और गलती बन गया था। उसे लगा था कि वह उससे प्यार करेगा। अपने मन में, अपने दिल के सबसे कोमल कोने में उसने उस अनदेखे आदमी को बसा लिया था, लेकिन वही इंसान उसकी पीड़ा की सबसे बड़ी वजह बन गया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ आर्यन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे एक इनकार ने सिर्फ मेरी औरत होने की पहचान को रौंदा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में और भी कांटे बो दिए। बिना देखे तुमसे प्यार किया था और अब बिना देखे ही तुमसे नफरत करना चाहती हूँ। पूरे शरीर में उठती दर्द की लहरों को किसी तरह सहती हुई श्रेया अपने ही मन की दुनिया में उसी इंसान से बात कर रही थी जिससे आज तक कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। फिर भी वह उसके सबसे ज्यादा करीब था। देर तक तड़पती सिसकती हुई उसे आखिर नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन उस नींद ने उसे इस दर्द भरी दुनिया से आजादी दे दी। मुझे तुमसे बात करनी है। सविता जी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। 1 हफ्ता होने को आया था। श्रेया अब भी बेसमेंट में कैद थी। बाबूलाल ने सिर्फ इतना आदेश दिया था कि उसे खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाएं, लेकिन एक पूरे हफ्ते में रश्मि जी भी बस तरसती ही रह गई थी अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए। स्टडी रूम में कदम रखते ही सविता जी बोली, मुझे कुछ कहना है भाई। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रॉकिंग चेयर पर बैठे बाबूलाल ने बस एक नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और इजाजत दे दी। श्रेया को बेसमेंट से बाहर निकाल दो। मैं यकीन दिलाती हूँ वह तुम्हारे सामने नहीं आएगी, अपने कमरे तक ही सीमित रहेगी, लेकिन उस पर रहम करो। उसका पूरा शरीर तुम्हारे दिए जख्मों से भरा पड़ा है। मरहम लगाना तो दूर, हमने उन घावों को ठीक से देखा तक नहीं है। सविता जी की आवाज भर्रा गई थी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ पल की खामोशी के बाद बाबूलाल ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारी बात टूटनी नहीं चाहिए। सविता जी के चेहरे पर बरसों बाद सुकून की हल्की सी मुस्कान आई। वह तुरंत बेसमेंट की ओर बढ़ी। मेरी बच्ची, सहारा देकर वह किसी तरह श्रेया को उसके कमरे तक ले आई। रश्मि जी ने उसे बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी बेटी जिंदा थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटी हुई। सविता जी ने अपनी नम आंखों के कोने उंगली के पोर से पोंछे और श्रेया की तरफ देखा। वह बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी, जैसे कोई बुत हो जिसमें जान बाकी ही ना हो। तुम ठीक हो? यह कहते कहते ही सविता जी की नजर उसकी कलाइयों पर गई। लाठियों के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाज कांप गई। इतने जख्म। श्रेया तड़प सी उठी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सी ठंडक थी। रोइए मत बुआ, अब इन जख्मों में दर्द की टीस उठती ही नहीं। उसका लहजा अजीब था, हर भावना जैसे मर चुकी हो। रश्मि जी उसका वह ठंडा सुन्न सा अंदाज देखकर ठिठक गई। मतलब यह क्या कह रही है तू? श्रेया ने हल्की सी बेआवाज मुस्कान होठों पर लाकर कहा, मतलब यह है कि अब बिना पिता के ही हूँ। पिता नहीं होते ऐसे बाबूलाल। अगर वह मेरी खाल तक उधेड़ देता तब भी मेरे मुंह से चीख ना निकलती। आप जानती हैं ना, मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करती थी? बाबूलाल से और आर्यन से। एक ने मुझे पिता के प्यार से हमेशा दूर रखा और दूसरे ने मेरा दिल पूरी तरह खाली कर दिया। पहला तो मुझे हमेशा दर्द देता रहा, लेकिन दूसरे से मुझे प्यार और नरमी की उम्मीद थी।
उससे आस थी, लेकिन उसने भी मुझे दर्द की आग में झोंक दिया और अब श्रेया उन दोनों मर्दों से नफरत करती है जिनसे वह कभी बेइंतहा प्यार करती थी। मैं नहा लूं, यह कहते हुए उसने रश्मि जी का हाथ थामा, उनकी आंखों में अपनी बुझी हुई थकी नजरें गड़ा दी, फिर बिना कुछ और कहे उठी और वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसे क्या हो गया? सविता मेरी बच्ची ऐसी तो नहीं थी। रश्मि जी ने अपने खाली हाथ को देखा, फिर बंद वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। दर्द सहने की भी एक हद होती है, जब वह हद टूट जाती है ना, तो इंसान महसूस करना ही बंद कर देता है। मुबारक हो रश्मि, तुम्हारी बेटी अब सुन्न हो चुकी है और उसे सुन्न बनाने वाले वही दो मर्द हैं जिनसे उसने दिल से प्यार किया था। सविता जी धीमी कांपती आवाज में बोली। रश्मि जी की आंखों से कई आंसू गले में अटक गए। वक्त की बेरहमी ने उनकी हंसमुख चंचल बेटी छीन ली थी। बड़ी हवेली आज रोशनी से नहाई हुई थी। ढोल की थाप, शहनाइयों की गूंज और आसमान में चमकती झालरों ने हर कोना उजाला कर दिया था। इस हवेली की नई बहू का स्वागत किया गया था। रूपाली लाल जोड़े में सजी, घूंघट में सिमटी, आर्यन का हाथ थामे गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार के बीच आगे बढ़ रही थी। आर्यन के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। सिर पर जीत का ताज और बाजू में उसकी मोहब्बत। उसने रूपाली का हाथ इस अधिकार और गर्व से थामा हुआ था, मानो वहां मौजूद हर इंसान को यह जताना चाहता हो कि आज उसने पूरी दुनिया जीत ली है। शरद साहब और सरिता जी दिल से भले ही पूरी तरह राजी नहीं थे, लेकिन आर्यन की खुशी के लिए वो रिश्ता लेकर उसके घर गए और कुछ ही दिनों में रूपाली को बहू बनाकर हवेली ले आए थे। भाई, अब आप भाभी का हाथ छोड़ दीजिए, उन्हें कमरे में ले जाना है। नितिका शरारती मुस्कान के साथ आर्यन के पास आकर बोली। रूपाली ने सिर झुका लिया और अपनी मुस्कान को जैसे जबरदस्ती रोक लिया। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन लंबी मुलाकात के लिए थोड़ी सी जुदाई सहनी ही पड़ती है। यह बुदबुदाते हुए आर्यन ने उसका हाथ छोड़ दिया। रूपाली के कान से लेकर अंगूठे के नाखून तक सुर्ख हो चुके थे। उसके लफ्जों से जो बात वह जताना चाहता था वह सब वह समझ चुकी थी। नितिका ने हल्की सी हंसी के साथ रूपाली का हाथ थामा और उसे कमरे की ओर ले गई, जबकि आर्यन को उसके दोस्तों ने घेर लिया। जहां बड़ी हवेली में खुशियों की रौनक थी, वहीं छोटी हवेली में सन्नाटा और मातम पसरा हुआ था। अपने कमरे में बिस्तर पर घुटनों को सीने से लगाए श्रेया आतिशबाजियों की आवाज और शहनाइयों की गूंज साफ साफ सुन पा रही थी। उनकी हवेलियां आस पड़ोस में ही थीं। शरद साहब सबसे अमीर और बाबूलाल दूसरे नंबर के पैसे वाले आदमी थे। उस गांव के यह खुशियां श्रेया के बिल्कुल पास होकर भी उससे कोसों दूर थीं। लॉज में बैठे बाबूलाल ना जाने कितना कोस चुके थे, लेकिन वह सुन्न सी बेबस सी अपने दिल के भीतर आर्यन को धीरे धीरे मिटता हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल खाली हो रहा हो और यह खालीपन उसे वैसी ही तकलीफ दे रहा था जैसे कोई उसके बदन से खाल उधेड़ रहा हो। नहीं, अब उस इंसान को अपने वहम और ख्याल में भी जगह नहीं देगी। वह किसी और का है और श्रेया किसी और की चीज की चाह तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। कानों पर हाथ रखकर वह बिना आवाज के फूट फूट कर रो पड़ी। यह आखिरी बार था जब उसके आंसू आर्यन के नाम पर गिरे थे। इसके बाद वह उसे अपने आंसुओं के काबिल भी नहीं समझेगी। आर्यन के कमरे में बिस्तर पर लहंगा फैलाए पूरे अधिकार से बैठी रूपाली अपनी तेज धड़कनों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसके प्रेमी ने अपने कहे हुए हर एक शब्द को हकीकत में बदल दिया था। रुतबे और हैसियत की ऊंची दीवारों को तोड़कर उसने ना सिर्फ उसे अपनाया था, बल्कि उसके सिर पर इज्जत और प्यार का ताज भी रखा था। जिस डर के साथ वह इस हवेली में आई थी कि कहीं उसे अपनाया ना जाए, वह डर इस प्यार और अपनापन देखकर पूरी तरह मिट चुका था। दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनते ही रूपाली घबराहट में पसीने से भीग गई। उसने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और गहरी सांस ली। कमरे में दाखिल होते ही आर्यन की निगाहें सीधे रूपाली पर ठहर गईं।
उसके गहनों और सजे हुए रूप में उसे जैसे कोई जादू सी चमक दिखाई दी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रूपाली बिस्तर पर बैठी थी और जैसे ही आर्यन पास आया वह अनायास ही पीछे की ओर खिसक गई। आर्यन ने उसके कंधों को थामते हुए उसे अपने और पास कर लिया। उसकी आवाज गंभीर थी और आंखों में अधिकार का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब यह दूरी क्यों? अब तो तुम मेरी हो। उसके शब्दों में अपनापन भी था और एक ठहराव भी जो रूपाली के दिल की धड़कनें तेज कर गया। रूपाली की पलकें कांप उठी। वह उसकी आंखों में लिखे भाव पढ़ रही थी और आने वाले पल को लेकर थोड़ी घबराई हुई भी थी। आर्यन, मैं बहुत थक गई हूँ, उसने धीमी और कांपती आवाज में कहा, मानो किसी तरह इस पल से बचना चाहती हो। आर्यन उसके इस मासूम बहाने पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अजीब संयोग है, मैं भी थका हुआ हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे की थकान यूं ही साथ बैठकर दूर करें। उसने उसे अपने पास बैठाए रखा, उसका सहारा बनते हुए बिना कोई जल्दबाजी किए। रूपाली को अपना दिल तेज तेज धड़कता महसूस हो रहा था। उसके शब्दों ने उसे भीतर तक छू लिया था। नहीं, मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर आराम कर लूंगी तो थकान अपने आप उतर जाएगी, उसने सिर हिलाते हुए कहा और हल्का सा होंठ दबा लिया। आर्यन ने मना करते हुए उसके माथे से अपना माथा टिकाया। पहले एक बात बाकी है, आज मौका भी है और समय भी। उसकी आवाज अब और भी नरम हो गई थी। रूपाली ने आंखें उठाकर पूछा, कौन सी बात? आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके पास झुककर कहा, प्यार का इजहार। आज तुम कहो और फिर मैं उसे महसूस करूंगा। उसके शब्दों में कोई जोर नहीं था, बस इंतजार था। रूपाली के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। आर्यन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि उसे नापने का कोई पैमाना नहीं है। उसका यह धीमा भावनाओं से भरा इजहार आर्यन के दिल तक उतर गया। इतनी गहराई से उसने हैरानी और खुशी से पूछा। रूपाली ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसका हाथ हाथों में ले लिया। अब मेरी बारी है। उसकी यह हरकत आर्यन के दिल की धड़कनों को और तेज कर गई। रूपाली थोड़ी घबराई, लेकिन उस घबराहट में भी एक अपनापन था, एक भरोसा था। लेकिन फिर उसमें जो अपनापन था, जिस प्यार से उसने हर पल उसका साथ दिया, उसी ने उस पहली रात को यादगार बना दिया, जहां दो दिल एक दूसरे से जुड़कर अपने रिश्ते को और मजबूत कर रहे थे। आर्यन, आप कहाँ हैं? आप जानते हैं ना, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती। 3 दिन से आप घर नहीं लौटे। अगर आज भी आप नहीं आए तो फिर भूल जाइए कि रूपाली आपसे बात करेगी। फोन के उस पार से रूपाली की डरी हुई नाराज आवाज गूंजी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह गांव की सीमा में दाखिल हो चुका था। आ रहा हूँ मेरी जान, बस थोड़ा इंतजार करो। इन 3 दिनों की सारी कमी आज पूरी कर दूंगा। रूपाली से बात करते हुए उसने फोन काट दिया। उधर रूपाली ने गुस्से में फोन को कसकर पकड़ लिया, मानो आर्यन सामने खड़ा हो। इसी बीच सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी देखकर आर्यन ने फौरन ब्रेक लगाए। रात के सन्नाटे में काले रंग की चादर ओढ़े एक औरत और एक मर्द सुनसान सड़क पर खड़े थे। माथे पर हल्की सिकन लिए आर्यन गाड़ी से बाहर निकला। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? वह उनके पास बड़ा ही था कि काले रंग की चादर में लिपटी लड़की डर के मारे चौंक गई। असल में वह श्रेया थी, जो बाबूलाल से छिपकर अपनी सहेली की शादी में गई थी और लौटते वक्त गाड़ी खराब हो जाने के कारण रुकना पड़ा था। ड्राइवर के साथ वह गाड़ी ठीक होने का इंतजार कर रही थी। मर्दाना आवाज सुनकर वह घबरा गई। आर्यन को उसकी घबराहट देखकर खुद पर अफसोस हुआ। श्रेया ने पलटकर उसकी ओर देखा। सफेद सुथरे कपड़ों में सलीके से सजे बाल, लंबा कद और गंभीर चेहरा। उसकी नजरें अनजाने में ही आर्यन पर ठहर गईं। ड्राइवर भी आर्यन की आवाज पर सतर्क हो गया। सर, आर्यन नाम सुनते ही श्रेया के कदम लड़खड़ा गए। तो यही था वह इंसान जिसके एक फैसले ने उसकी जिंदगी को दर्द से भर दिया था। उसके भीतर जमी सारी पीड़ा जैसे एक साथ जाग उठी। नीली आंखें अब दर्द और शिकायत से भर गई थी। डर और घबराहट धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ टीस, शिकायत और टूटे सपने थे। आर्यन भी उसकी आंखों में देखकर अचानक ठिठक गया।
क्या कोई परेशानी है? आर्यन ने ड्राइवर की ओर देखते हुए पूछा। ड्राइवर कुछ कहता उससे पहले ही श्रेया ने बात काट दी। कोई परेशानी नहीं है, और अगर है भी तो हम खुद संभाल लेंगे। आपकी मदद की जरूरत नहीं। उसका लहजा बेहद ठंडा और सख्त था। आर्यन को यह बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं आई। देर रात हो चुकी है, उसने कहना चाहा, लेकिन सामने खड़ी लड़की की आंखों में ऐसी दूरी थी कि शब्द वहीं थम गए। मुझे देखने दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊं। आर्यन ने अपनी झुलझुलाहट छुपाते हुए गंभीर आवाज में कहा। हमें आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। यह कहते हुए श्रेया गाड़ी के खुले बोनट की तरफ बढ़ते आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे रास्ता रोक रही हो। जब से आर्यन ने उसकी तरफ देखा था, उसकी आंखों में अपने लिए जो गुस्सा देखा वह उसे अजीब सा लगा। देखिए मैडम, मैं आपकी मदद करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। यह मेरी इंसानियत और परवरिश है कि इतनी देर रात आपको यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊँ। बेकार बहस मत कीजिए, मुझे मदद करने दीजिए ताकि आप भी अपने रास्ते चली जाएं और मैं भी। आर्यन यह कहते हुए उसके पास से गुजरकर सीधे बोनट की तरफ बढ़ गया। इंसानियत और परवरिश तब कहाँ थी आर्यन, जब तुमने मेरा दिल तोड़ा था? श्रेया ने होठों के बीच लगभग बुदबुदाते हुए कहा। क्या कहा आपने? पास से गुजरते आर्यन ने उसकी धीमी आवाज सुन ली थी। कुछ नहीं, श्रेया ने ना में सिर हिला दिया। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। वह उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जमी हुई चोट आर्यन महसूस कर सकता था। पानी डालना पड़ेगा, फिर शायद गाड़ी चल जाए। आर्यन ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। पानी तो हमारे पास नहीं है, ड्राइवर ने थोड़ी परेशानी से जवाब दिया। मेरी गाड़ी में है, ले आओ। आर्यन के कहते ही ड्राइवर फौरन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नाम क्या है आपका? बीच की अजीब सी खामोशी तोड़ने के लिए या शायद उसका ध्यान भटकाने के लिए आर्यन ने यह सवाल कर दिया। नाम जानना मदद करने में शामिल होता है क्या? उसका जवाब तीखा और साफ था। आर्यन ने जबड़ा कस लिया और खुद पर झुलझुलाहट उतारी। ड्राइवर बोतल लेकर लौटा। आर्यन ने उसके हाथ से बोतल ली और रेडिएटर में पानी डाल दिया। अब देखो, बोनट बंद करते हुए उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी चल पड़ी थी। आर्यन ने राहत की सांस ली और स्वाभाविक तौर पर श्रेया की तरफ देखा, शायद एक शुक्रिया सुनने की उम्मीद में, लेकिन वह पूरी बेपरवाही दिखाते हुए सीधे गाड़ी में बैठ गई। चलो, उसने आखिरी बार एक घायल सी नजर आर्यन पर डाली और ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा किया। गाड़ी आगे बढ़ गई। हद है, इतना भी घमंड! शुक्रिया तक नहीं कहा। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखा, जहां कॉल कट चुकी थी। सड़क फिर से सन्नाटे में डूब गई, लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सी हलचल छोड़कर सिर झटकते हुए वह गाड़ी में बैठी और हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली में कदम रखते ही जैसे उसकी सांस अटक गई। लॉज में सोफे पर बाबूलाल साहब बैठे थे। उम्र का बोझ उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में वही पुराना गुस्सा और अहंकार जल रहा था। सामने रखी अंगीठी में जलते कोयले से वह अपने हाथ सेक रहे थे। उनके पीछे सविता जी और रश्मि जी खड़ी थीं। दोनों का चेहरा स्याही की तरह सफेद पड़ा हुआ, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। कहाँ गई थी तुम? बाबूलाल साहब ने बिना आवाज ऊंची किए पूछा, लेकिन उनके शब्दों में जो ठंडापन था वह श्रेया की रूह तक जमा देने के लिए काफी था। श्रेया का गला सूख गया। वो बाबा, मेरी सहेली की शादी थी, बस वहीं गई थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। शब्द जैसे गले में फंसकर बाहर आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी। बाबूलाल साहब ने अंगीठी की तरफ देखते हुए बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, तो क्या किसी से मदद ली थी? इस सवाल पर श्रेया की आंखों में हैरानी और डर एक साथ उतर आया। अगर वह आर्यन का नाम ले लेती तो जानती थी कि अभी यहीं उसकी सजा तय हो जाएगी। उसने यह सोचकर झूठ का सहारा लिया कि शायद बाबूलाल साहब को पूरी बात पता ना हो। जी बाबा, एक राहगीर ने मदद कर दी थी। उसने पूरी कोशिश की कि आवाज में कोई कपकपी ना आए। वो राहगीर आर्यन था। अचानक बाबूलाल साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने अंगीठी से जलता हुआ कोयला सीधे अपनी हथेली में उठा लिया। उनके चेहरे पर दर्द की कोई लकीर नहीं उभरी।
वह धीरे धीरे श्रेया की तरफ बढ़े। श्रेया की रंगत उड़ गई, उसकी आंखें फैल गईं। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। बाबा, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता था कि वो आर्यन है। प्लीज बाबा। उसकी नजरें बाबूलाल साहब के चेहरे से फिसलकर उनकी हथेली में रख के धधकते कोयले पर टिक गई। उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, बाबूलाल साहब ने दांत भींचते हुए कहा। जिस आदमी ने पूरी बिरादरी के सामने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, आज तुम उसी से मदद ले आई। वह श्रेया के बिल्कुल पास आ चुके थे। अचानक उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटके में कोयला उसकी हथेली पर रख दिया। श्रेया की दिल चीर देने वाली आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। वह दर्द से छटपटाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबूलाल साहब की पकड़ पत्थर जैसी सख्त थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे वो मुकाम नहीं मिला जो आर्यन की शादी तुमसे होने पर मिलता। वह गुस्से से कांप रहे थे। प्रधान नहीं बन सका तो क्या, कम से कम प्रधान का ससुर बनकर वो इज्जत, वो रुतबा पा सकता था जिसका मैं हकदार था। लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया और अब तुम मेरी इजाजत के बिना इस हवेली की दहलीज पार करने लगी हो। उनके शब्द श्रेया के हाथ से ज्यादा उसके दिल को जला रहे थे। ना सिर्फ तुमने हवेली की दहलीज पार की, बल्कि उस आदमी से मदद ली जो अब मेरा दुश्मन है। कहते हुए बाबूलाल साहब ने झटके से उसकी एक कलाई छोड़ी। श्रेया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज भी आर्यन उसके लिए तकलीफ और सजा का कारण बना हुआ था। एक झटके से बाबूलाल साहब ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और हवेली की दहलीज पार करते हुए बाहर निकल गए। सविता जी और रश्मि जी फौरन उसकी तरफ दौड़ी और उसे थाम लिया। वह जमीन पर गिरी हुई दर्द से तड़प रही थी। बुआ, आखिर कब खत्म होगी मेरी ये परीक्षा? आखिर कब मुझे इस कैद से आज़ादी मिलेगी? अगर मेरे नसीब में खुशियां नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा सुकून ही मिले। वह सविता जी के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। जल्द मेरी बच्ची, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब इन सारी परीक्षाओं के बदले तुम्हें सुकून मिलेगा। सविता जी भारी आवाज में कहती हुई रश्मि जी की मदद से श्रेया को संभालते हुए उसे कमरे की तरफ ले गईं। सफेद रेलिंग की तरफ देखते हुए आर्यन बार बार अपने दिल की स्क्रीन पर उभरती उन नीली आंखों को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिली। उसके बिल्कुल पास उसके गले से लगी नींद में डूबी हुई उसकी प्यारी पत्नी रूपाली मौजूद थी। उसके होते हुए भी उसकी सोच के सारे धागे उस अनजान लड़की में उलझे हुए थे, जिसकी आंखों में सिकवे, शिकायतें और गहरा जख्म तैर रहा था। वो निगाहें हर नजर में उसके दिल को घायल कर रही थीं। आखिर कौन थी वो? क्यों उसकी नीली आंखें आर्यन को कोई अनकहा पैगाम देना चाहती थीं? और क्यों उसके लहजे में आर्यन के लिए सिर्फ नाराजगी और गुस्सा था? ये सारे सवाल उसके दिमाग में आपस में उलझते जा रहे थे। उसने सोचा होगी कोई और आंखें बंद कर ली। यह उन उभरती हुई आंखों से छुटकारा पाने की एक नाकाम कोशिश थी। 1 साल बाद बड़ी हवेली पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। नन्हे निशांत को जन्म देने के कुछ ही समय बाद रूपाली अचानक मौत का शिकार हो गई। वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी मौत ने पूरे घर को गहरे सदमे और दर्द में डुबो दिया था। एक तरफ नन्हे निशांत के आने की खुशी थी तो दूसरी तरफ रूपाली की मौत का गहरा गम, और यह गम सारी खुशियों पर भारी पड़ गया था। हवेली के बड़े लॉन में सफेद चादरें बिछी थीं। शोक का माहौल था। सफेद कपड़े में लिपटी रूपाली का शरीर लॉन के बीचों बीच रखा था। उसके सिरहाने घुटनों को सीने से लगाए आर्यन बैठा था, बिल्कुल स्थिर जैसे पत्थर हो। आंखों से आंसू बहने से मानो इनकार कर चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर पल टूट रहा था। आंखों में जमे आंसू, चेहरे पर पसरा गहरा दर्द, ढीले पड़े कंधे आज उसे पूरी तरह टूटा हुआ इंसान साबित कर रहे थे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था और अब रूपाली की अंतिम विदाई का समय आ चुका था। शरद साहब अपने जवान बेटे की इस हालत को और देख नहीं पाए। भीगी हुई आंखों से वे उसके पास आकर बोले, आर्यन का दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। जिस इंसान को उसने हर पल चाहा था, उससे जुदाई का ख्याल भी उसके लिए मौत जैसा था। जिसे उसने पूरी दुनिया से बगावत करके अपनाया था,
आज वही मिट्टी में मिलने जा रही थी। धीरे से सिर झुकाए उसने अपने अंदर बची आखिरी हिम्मत समेटी और खड़ा हो गया। एक आखिरी नजर रूपाली के चेहरे पर डालकर कांपते हाथों से उसने उसके चेहरे को सफेद कपड़े से ढक दिया। अब उसकी आंखें भीग चुकी थी और इस बार आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शरद साहब ने उसे यूं फूट फूट कर रोते देख उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन पलटकर उनके सीने से लग गया। मेरे में हिम्मत नहीं है बाबा, इतनी भी हिम्मत नहीं है। मैं इसे इस दुनिया से कैसे अलविदा कह दूं? मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पूरी जिंदगी आखिर कैसे उसके बिना काटूंगा? वह हिचकियों के बीच टूटे हुए शब्दों में बोल रहा था। हिम्मत करो बेटा, खुद को संभालो। हमारे लिए नहीं तो निशांत के लिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। शरद साहब के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनते ही आर्यन को अपने भीतर थोड़ा सा सब्र उतरता महसूस हुआ। शरद साहब से अलग होकर उसने अपने आंसू पोंछे और रूपाली को उठाने के लिए आगे बढ़ गया। एक कोने में खड़े बाबूलाल ने तसल्ली से यह मंजर देखा। दुनियादारी निभाने की खातिर वह यहाँ आ तो गए थे, लेकिन अब उनका दिमाग तेजी से चल रहा था और नए नए मंसूबे बन रहे थे। मैंने बात की है शरद जी से आर्यन की शादी को लेकर। वह आर्यन पर दबाव डाल रहे हैं। मुमकिन है वह जल्द ही राजी हो जाए। वह लॉज में मौजूद टेबल के किनारे घुटनों के बल बैठी चाय परोस रही थी। जैसे ही उसने बाबूलाल की बात सुनी वह उनकी तरफ बढ़ी और कप आगे किया। उसका हाथ कांप रहा था। बाबूलाल ने नागवार निगाहों से उसे देखा और चाय का कप थाम लिया। कप थामते ही वह वहां से जल्दी से हट गई। सविता जी और रश्मि जी के भी भाव बाबूलाल की बात सुनते ही तेजी से बदल गए थे। उस गुजरे एक साल में दुश्मनी और भी गहरी हो चुकी थी। इस इलाके के दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। लेकिन रूपाली की मौत के बाद अचानक उस दुश्मनी का थम जाना और अब श्रेया और आर्यन के रिश्ते की बात होना उन सबके लिए हैरानी भरा था। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टेक लगाकर जमीन पर बैठती चली गई। आर्यन और उसकी शादी, ये चंद शब्द पिछले एक साल से जब जब उस हवेली में बोले जाते उसका दिल सीने में बुरी तरह धड़क उठता था। लेकिन अब वहां सिर्फ एक कसक थी, तेज दर्द था। उस एक साल में दोनों खानदानों की दुश्मनी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ था तो वह श्रेया थी। बाबूलाल का गुस्सा, तैस और मार का निशाना हमेशा वही बनती आई थी। जो चीज एक वक्त तक उसकी खुशी की वजह थी, अब वही उसके लिए दर्द की वजह बन चुकी थी। धीरे से होठों में बुदबुदाते हुए उसकी नजरें एक बेनाम से बिंदु पर टिक गईं। आपने मेरी जान निकाल ली थी बाबा, मैं बहुत डर गया था। अस्पताल के बेड पर लेटे शरद साहब का ड्रिप लगा हाथ थामते हुए वह भारी आवाज में बोला, उन्हें हार्ट अटैक आया था। शुक्र है कि आर्यन उन्हें वक्त रहते बड़े अस्पताल ले आया। जरा सी भी देर उन्हें मौत की तरफ धकेल सकती थी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मेरी औलाद ही मेरा कहा नहीं मानती, उल्टा मेरे सामने खड़ी हो जाती है। इतना कहकर गुस्से में उन्होंने अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ा लिया। आर्यन ने अपने जबड़े सख्ती से भींच लिए। क्या चाहते हैं आप बाबा? उसने भर्राई आवाज में पूछा। पिछले 4 महीनों से शरद साहब उससे नाराज थे और वह अच्छी तरह जानता था कि आखिर क्यों। श्रेया से शादी कर लो आर्यन, आज तो मैं बच गया हूँ, लेकिन अगली बार शायद जिंदगी की तरफ लौट कर ना आ पाऊँ। 4 महीने होने को आए हैं आर्यन। इन 4 महीनों में जब जब मैंने तुमसे अपनी इस इच्छा का जिक्र किया, तुमने हर बार मना ही किया है। अब मान जाओ बेटा, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि बाबूलाल की नाराजगी और झेल सकूं। उसकी तरफ देखते हुए शरद साहब ने भरी हुई आवाज में उससे विनती की। उनकी बातें न सिर्फ आर्यन का दिल हिला गईं, बल्कि वहां मौजूद नितिका और सरिता जी भी अंदर तक कांप उठी। आपकी इस इच्छा को मान लूं तो क्या आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? आर्यन ने थकी हुई सांस भरते हुए पूछा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ आर्यन, तुम्हारे मान जाने के बाद मुझे सुकून मिल जाएगा। शरद साहब ने अपनापन भरे लहजे में कहा, मैं राजी हूँ बाबा,
आपकी खुशी में। आखिरकार वह हार मान गया और पिता का फैसला स्वीकार कर लिया। वह पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था, अब पिता को खो देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। शरद साहब ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। आर्यन ने उनके चेहरे पर सुकून देख जबरन मुस्कुरा दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। छोटी हवेली में जहाँ खुशियों का माहौल था, वहीं बड़ी हवेली में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि शरद साहब, सरिता जी और नितिका आर्यन की पत्नी के रूप में श्रेया को देखकर बेहद खुश थे, लेकिन आर्यन की जिद के आगे हार मानते हुए उन्होंने किसी तरह के जश्न का इंतजाम नहीं किया था। लाल जोड़े में सजी घूंघट के नीचे अपना खूबसूरत चेहरा छुपाए बैठी श्रेया नम आंखों से उस कमरे की दीवारों पर लगी रूपाली की तस्वीरों को देख रही थी और उसका दिल भीतर से टूटता जा रहा था। उस आदमी की जिंदगी में उसकी इतनी भी अहमियत नहीं थी कि वह उसके आने के बाद उन तस्वीरों को ही हटा देता। उसकी भीगी नजरें तस्वीरों से हटकर एक कोने में रखे पालने पर जा टिकी। वह खाली था, वहां निशांत मौजूद नहीं था। सरिता जी उसे पहले ही अपने साथ ले गई थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। श्रेया डर के मारे उछल पड़ी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। सफेद कुर्ता पैजामा पहने आर्यन अपनी गोद में नन्हे निशांत को लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उठो यहाँ से, बेड पर बैठी श्रेया की तरफ गुस्से से देखते हुए वह चिल्ला पड़ा। श्रेया के बदन में आर्यन की आवाज सुनते ही सिरहन दौड़ गई। घबराहट में वह तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई। श्रेया के उठते ही आर्यन ने गोद में सोए निशांत को बड़ी नरमी से बेड पर लिटाया और उसके माथे को चूम दिया। फिर सख्त आवाज में बोला, यह भार उतारो और सोफे पर जाकर लेट जाओ। इस बिस्तर से, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो, बल्कि इस कमरे में मौजूद मेरी हर चीज तुम्हारे लिए अछूत होनी चाहिए। श्रेया उसके सामने खड़ी रह गई, उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती हुई कांपती आवाज में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? आर्यन ने बिना किसी लगाव के कठोर लहजे में कहा, इतनी नासमझ तो तुम नहीं हो कि मेरी बात का मतलब ना समझ सको। श्रेया, अगर तुम यह समझती हो कि यह शादी मैंने अपने बच्चे की खातिर की है तो तुम गलतफहमी में हो। मुझे अपने बच्चे के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह शादी बस एक समझौता है, एक मजबूरी, जैसे गले में पड़ा हुआ बोझ। यह रिश्ता सिर्फ दोनों परिवार के बीच पनपती दुश्मनी को खत्म करने के लिए जोड़ा गया है और इसकी वजह तुम हो। मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। मेरी नज़र में इस रिश्ते की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई कीमत। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे और मेरे बेटे से जितना हो सके उतना दूर रहो। वह अपने शब्दों में जितनी बेरहमी हो सकती थी उतनी कर चुका था। उसके एक एक लफ्ज उस नाजुक सी लड़की को और तोड़ते चले गए, जो पहले ही हालात और अपनों के जुल्मों से टूट चुकी थी। श्रेया का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। अपनापन और गहरी बेइज्जती का एहसास उसके भीतर उतर गया। आर्यन अपनी बात कहकर पलटा और बेड पर निशांत के पास जाकर लेट गया। कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी और श्रेया चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। उसने उसके पास कोई सवाल, कोई शिकायत छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वह उसे इस रिश्ते की सच्चाई और उसकी हैसियत साफ साफ समझा चुका था। कई आंसू गले में उतारते हुए श्रेया ने अपने हाथों में लहंगा कसकर पकड़ लिया। उसे उससे बेरुखी की उम्मीद तो थी, लेकिन अब अपनी उम्मीदों को इस तरह टूटते देखा तो उसका दिल जैसे फटने को हो आया। कुछ पल यूं ही जड़ बनी खड़े रहने के बाद वह लड़खड़ाते कदमों से सोफे की तरफ बढ़ी और वहां लेटकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही पलकों पर रुके आंसू टूट पड़े और बिना रुके बहने लगे। वह जैसे एक कैद से निकलकर दूसरी, उससे भी भयानक कैद में आ गई थी। वहां पिता का गुस्सा और नफरत सहनी पड़ती थी और यहाँ पति की बेरुखी, उसी पति की जिससे वह कभी दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत करती थी। अचानक कानों से टकराती रोने की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। घबराकर आंखें खोलते ही उसने देखा कि निशांत बेड पर अकेला रो रहा है। उसकी नींद पल भर में उड़ गई।
उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और आर्यन को ढूंढने लगी, लेकिन जब उसे कमरे में आर्यन नजर नहीं आया तो वह तुरंत निशांत की तरफ बढ़ी और उसे गोद में उठा लिया। चुप हो जाओ, सब ठीक है मेरी जान, सब ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, मम्मा है यहाँ तुम्हारे पास। उसकी पीठ थपथपाते हुए वह घबराई हुई आवाज में कह रही थी कि अचानक ठिठक गई। उसके मुंह से निकले शब्द और निशांत का एकदम शांत हो जाना उसे पल भर के लिए हैरान कर गया, लेकिन अगले ही पल अपने सीने से लगे निशांत की गर्माहट और उसके वजूद से मिलता सुकून महसूस कर वह हल्की सी मुस्कुरा दी। आप तो कितने प्यारे हैं, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। अगर बाबा पर गए होते तो चुप होने की बजाय और जोर जोर से रोते। क्या आप जानते हैं, आपके बाबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम हिटलर हैं, सख्त, जिद्दी और दिल दुखाने वाले। उन्होंने मुझे कहा है कि ना मैं उनके पास आऊं और ना आपके पास। चलो, उनके पास जाने का तो मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके पास क्यों ना आऊं? मम्मा और बच्ची को एक दूसरे से दूर रखना तो सरासर जुल्म है ना। वह निशांत को गोद में संभाल कर अपने सामने करती उसके चेहरे के सामने तरह तरह के भाव बनाते हुए बोलती रही। इस सब से पूरी तरह बेखबर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा आर्यन उसे निशांत को गोद में लिए देखकर ठिठक गया था और अब दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। क्या आप मेरे साथ एक डील करेंगे निशांत? श्रेया के पूछने पर निशांत ने अजीब सी आवाजें निकालकर जैसे हामी भर दी। जब जब आप अपने बाबा के पास जाएं, उनके कपड़े गंदे कर दिया कीजिएगा। यह बदला होगा आपके बाबा की दी हुई तकलीफ का। उसकी यह मासूम साजिश आर्यन को होंठ दबाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। निशांत श्रेया की बात पर खिलखिलाकर हंसा, जैसे सच में उसकी बात समझ गया हो। और अब बाबा की गैर मौजूदगी में आप मम्मा के पास ही रहेंगे। श्रेया भी उसके साथ हंसते हुए बोली। निशांत ने हाथ पैर हिलाकर इस पर भी हामी भर दी। यह सब क्या हो रहा है? आर्यन अब और खुद को रोक नहीं पाया। निशांत का यूं श्रेया से घुल मिल जाना उसके दिल में अजीब सी जलन भर गया था। वह सख्त लहजे में बोला, जो श्रेया अब तक निशांत से बातों में खोई थी, उसे आर्यन की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ था। उसकी ठंडी आवाज सुनते ही वह डर के मारे उछल पड़ी और तुरंत निशांत को बेड पर लिटा दिया। खड़ी होकर पलटी तो जैसे ही उसका सामना आर्यन से हुआ, आर्यन को हैरानी का जोरदार झटका लगा। नीली आंखें डर और हैरानी से फैली हुई थीं, वही आंखें जो बरसों तक उसके दिल और दिमाग पर छाई रही थीं। तुम? वह हैरानी से बस इतना ही कह पाया। आर्यन अनचाहे ही उसे ध्यान से देखने लगा। मैं खुद उसके पास नहीं गई थी, वो रो रहा था। मेरा यकीन कीजिए, आप कमरे में नहीं थे तो मैं। श्रेया घबराहट में टूटे फूटे वाक्य बोल गई, सिर्फ इसलिए कि उसके शब्दों से खुद को बचा सके। आर्यन, जो अब तक उसे गहरी नजरों से देख रहा था, उसके इस हाल पर जैसे होश में लौटा। वह कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी को मुंह दिखाई के लिए तैयार करना है। दरवाजे के बाहर से नितिका की आवाज आई। नितिका की आवाज सुनते ही श्रेया फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी और जल्दी से दरवाजा खोल दिया, शायद यह सोचकर कि उसकी मौजूदगी उसे आर्यन के गुस्से से बचा लेगी। आखिर उसने उसके मना करने के बावजूद निशांत को गोद में उठा लिया था। आर्यन उसकी इस फुर्ती पर हैरान सा उसे देखता रह गया। श्रेया दरवाजे से टिककर खड़ी गहरी सांसें ले रही थी। आर्यन की नजरें उससे हटकर नितिका पर गईं, जो श्रेया की बिखरी हालत और घबराया चेहरा देखकर फिर आर्यन की तरफ देखने लगी और उसकी नजरों में हल्की सी नाराजगी और शर्मिंदगी दोनों झलक रही थी। आर्यन ने होंठ भींच लिए। नितिका कुछ कहती उससे पहले ही वह बोल पड़ा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, बाबा से कह देना कोई काम हो तो बुला ले। इतना कहकर वह एक नजर श्रेया के चेहरे पर डालता हुआ कमरे से बाहर चला गया। भाभी, आप शावर ले लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। मम्मी का कहना है कि आपको तैयार करके नीचे सबके बीच ले जाना है। दूर दूर से औरतें आई हैं आपकी मुंह दिखाई के लिए। अपनापन दिखाते हुए नितिका अलमारी की तरफ बढ़ी और कपड़े निकालने लगी। बच गई। आर्यन के चले जाने के बाद श्रेया ने राहत की सांस ली और चुपचाप वॉशरूम में जाकर खुद को अंदर बंद कर लिया। 5 महीने बीत चुके थे उसे और आर्यन के
उसी कमरे में रहते हुए। लेकिन हालात आज भी वैसे ही थे। उन 5 महीनों में सिर्फ निशांत ही नहीं बल्कि आर्यन भी धीरे धीरे उसका आदी हो चुका था। उसका सलीका, उसकी खूबसूरती और उसकी खामोशी सब मिलकर आर्यन के मन और भावनाओं में अजीब सी हलचल पैदा कर चुके थे। वह उससे कभी सीधे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन निशांत को गोद में लेकर बैठते हुए उसकी शिकायतें जरूर करती थी, जिन्हें आर्यन अक्सर चोरी छिपे सुन लिया करता था। नजरें चुराकर उसे देखना, बेवजह बार बार उससे कुछ पूछ लेना, यह सब उससे अनजाने में होने लगा था। वक्त के साथ वह न सिर्फ उसके साथ नरम पड़ गया था बल्कि उसे अपने काम खुद करने की इजाजत भी दे चुका था। उस दिन भी वह तौलिए में लिपटा भीगे बालों में हाथ फेरता हुआ बाथरूम से बाहर आया। बेड पर अपने कपड़े ना देखकर उसके माथे पर सिकने उभर आईं। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि श्रेया उससे दूरी बरत रही है। घर में नितिका की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसीलिए उसका ज्यादातर वक्त कमरे से बाहर बीतता था और यही बात आर्यन को अंदर ही अंदर खिजा रही थी। दरवाजे की तरफ देखते हुए वह तेज आवाज में चिल्लाया, श्रेया। उधर किचन में खड़ी श्रेया कढ़ाई में चम्मच चला रही थी। उसकी तेज पुकार सुनकर वह डर के मारे चौंक पड़ी। उसने एक नज़र वहां मौजूद काम करने वालों की तरफ डाली जो दबे छिपे मुस्कुरा रही थी। शर्म और झेप ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वह उसकी आवाज को अनदेखा करती, आर्यन ने दोबारा और जोर से पुकारा। इस बार गुस्से में श्रेया ने चम्मच पटका और किचन से बाहर निकल आई। लॉज में नितिका के साथ बैठी जवान लड़कियों और सरिता जी को अपनी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखते हुए वह और चिढ़ गई। बुदबुदाते हुए वह सीढ़ियां चढ़ी। जैसे पुकार ऐसे रहे हो जैसे कोई खास हक हो। कमरे का दरवाजा जोर से खोलते हुए वह चीख पड़ी, क्या है आर्यन? आर्यन जो कुछ कहने ही वाला था उसके इस तीखे अंदाज पर हड़बड़ा गया। वहीं श्रेया को अपना चेहरा गर्म होता महसूस हुआ। सामने आर्यन तौलिया लपेटे खड़ा था। श्रेया की नजरें अनजाने में उसके चेहरे पर जा ठहरी। आर्यन भी उसकी इस अचानक मौजूदगी से कुछ पल के लिए संभल नहीं पाया था। उसकी नजरों को भांपते हुए आर्यन ने होठों को दांतों तले दबा अपनी मुस्कान काबू में कर ली। मेरी शर्ट नहीं मिल रही। सफेद और गुलाबी रंग की साड़ी पहने, माथे पर हल्की पसीने की बूंदें और बालों को ढीले जूड़े में बांधे खड़ी श्रेया ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। नीली आंखों में उतरती शर्म आर्यन के लिए अजीब सी खुशी का कारण बन रही थी। श्रेया बिना कुछ कहे नजरें झुकाए अलमारी की तरफ बढ़ गई। शर्ट नहीं मिल रही साहब, खुद अलमारी से कपड़े निकालने की जहमत भी नहीं उठा सके। अब निशांत के साथ इन्हें भी पालूं क्या? वह झुलझुलाकर मन ही मन बुदबुदाई। अलमारी से कपड़े निकालते हुए धीमी आवाज में कुछ कहती हुई उसने अलमारी का पल्ला बंद किया और जैसे ही पलटी एकदम ठिठक गई। आर्यन बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, उसकी आंखों में आंखें ढाले। उसने दोनों तरफ हाथ रखकर उसे रोक लिया था। क्या कहा? जरा जोर से कहो। उसकी घबराहट पर हल्की हंसी हंसते हुए वह बोला। श्रेया ने गला सूखता महसूस करते हुए नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, दूर हटिए प्लीज। उसके इतने पास होने से उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। शर्मीली और घबराई आवाज में वह बोली, क्यों? दूर जाने के बजाय वह और पास आ गया। आर्यन की इस हरकत से श्रेया सिहर उठी, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं है। घबराहट से उसका बुरा हाल था। अचानक उसे शादी की पहली रात याद आ गई, जब मोहब्बत नहीं बल्कि तौहीन और दर्द उसके हिस्से आए थे। मैंने तब तो यह नहीं कहा था। श्रेया की बात आर्यन के दिल में चुभ गई। इस बार उसके शब्दों में गहराई थी, जैसे वह किसी गलती की भरपाई करना चाहता हो। सही कहा, आपने तब यह नहीं कहा था। श्रेया हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ आंखें उठाकर उसे देखते हुए बोली। आर्यन उसके चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर ठिठक गया। आपने तब कहा था कि मेरी आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं, कोई अहमियत नहीं। मैं बोझ हूँ, यह रिश्ता बोझ है, गले में लटका हुआ बोझ। यह शब्द बाकी हर शब्द पर भारी पड़ गए। श्रेया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और कड़वे लहजे में इतना कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन होठ भींचे वहीं खड़ा रह गया। अपने ही शब्दों का बोझ आज उसे पहली बार चुभने लगा था। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसके
उसके जज्बात बदल रहे थे और यह एहसास उसे बेचैन कर रहा था। वह उस लड़की की तरफ धीरे धीरे झुकता चला जा रहा था और उधर श्रेया भी उस आदमी की नजरों में आए बदलाव को साफ महसूस कर रही थी। मगर दिल में जो कसक थी, जो जख्म थे, वे इतनी आसानी से भरने वाले नहीं थे। वह एक बार फिर अपना दिल उसके कदमों में नहीं रख सकती थी। डर था कि अगर उसने खुद को फिर सौंप दिया तो वही इंसान उसे दोबारा तोड़कर बिखेर देगा। आर्यन अपने बालों में हाथ फेरता हुआ खुद ही अपनी उलझनों में घिर गया। अपने ही जज्बात और एहसास समझने में नाकाम वह कपड़े उठाकर वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर बैठा। जिस नज़दीकी ने उसे जमीन पर गिरा दिया था, वही नज़दीकी अब उसे बेचैन कर रही थी। काफी अरसे बाद हवेली को जगमगाती रोशनी से सजाया गया था। आज निशांत की पहली सालगिरह के मौके पर एक शानदार पार्टी रखी गई थी, जिसमें छोटी हवेली के लोग और कई जाने माने मेहमान बुलाए गए थे। हवेली के लॉन में चल रही इस पार्टी में मौजूद हर शख्स तारीफ भरी नजरों से आर्यन की तरफ देख रहा था, जो ब्लैक कोट में सजा गोद में नन्हे निशांत को थामे मेहमानों का स्वागत कर रहा था। लेकिन उसकी सारी सोच और ध्यान एक ही चेहरे में उलझा हुआ था, जो अब तक वहां नजर नहीं आया था। यह इंतजार आर्यन को चिड़चिड़ा और बेचैन कर रहा था। आज उसने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया था, ऐसा फैसला जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को आसान बना सकता था, बल्कि श्रेया के लिए भी बेहतर साबित होने वाला था। उसी फैसले के तहत वह उसके लिए अपनी पसंद की साड़ी भी लाया था और अब उसे उसी साड़ी में देखने के लिए बेताब था। आखिरकार कुछ और पलों के इंतजार के बाद उसकी बेचैनी खत्म हुई। लाल साड़ी में सजी श्रेया को देखते ही वह सांस लेना भूल गया। हल्के मेकअप में उसका चेहरा और हीरे की नाजुक ज्वेलरी उसके सौंदर्य को और निखार रही थी। संकोच भरे कदमों से आगे बढ़ती श्रेया ने जैसे आर्यन की दुनिया में हलचल मचा दी। खुद पर टिकी नजरों को महसूस कर उसने नजरें उठाई। काजल से सजी नीली आंखें सीधे आर्यन की गहरी आंखों से जा टकराईं। श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास का सारा शोर उसे बेकार लगने लगा। जिस तरह वह आदमी पिछले 2 महीनों से अपनी नजरों से उसे बांध कर रखे हुए था, उसी ने आज फिर उसे भीतर तक हिला दिया। अपनी बेबाकी और हिम्मत के दम पर वह न सिर्फ उससे नजदीकियां बढ़ाने के बहाने ढूंढने लगा था, बल्कि अपने हक भी जताने लगा था। वह जितना अपने दिल को सख्त कर सकती थी करती रही, लेकिन अब यह नामुमकिन सा लग रहा था। अच्छी लग रही हो, आर्यन ने श्रेया के करीब आकर उसकी तरफ झुकते हुए तारीफ की। श्रेया हल्की सी सिमट गई। उसके चेहरे पर शर्म और संकोच फैल गया। श्रेया के यूं झेप जाने पर आर्यन मुस्कुरा उठा और अधिकार से उसका हाथ थामकर पास रखी टेबल की तरफ बढ़ा, जहां बड़े लोग मौजूद थे। तालियों और शोर के बीच आर्यन और श्रेया ने निशांत का हाथ थामकर केक कटवाया। चारों तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही थीं और देखने वालों को यही लग रहा था कि वे दोनों एक खुशहाल पूरा परिवार है। जो भी देख रहा था तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। रश्मि जी और सबिता जी श्रेया के होठों की मुस्कान और उसकी चाल में आई सहजता देखकर संतुष्ट हो गए थे। वहीं बाबूलाल जी को इन सब बातों से कोई खास मतलब नहीं था। निशांत को उसकी दादी के पास छोड़कर कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी और विस्तार से बात करनी है, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। वह अब और बहस नहीं करना चाहता था। वह उसे अपनाने का फैसला कर चुका था और इसी वजह से अब उस लड़की से दूर रहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से आज वह उसकी पसंदीदा साड़ी में सजी हुई थी। आर्यन के शब्दों के पीछे छुपा मतलब समझकर श्रेया के कानों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जैसे लहर दौड़ गई। उसने कुछ पल समारोह में बिताए, फिर नितिका को निशांत सौंपकर इधर उधर उठती नजरों को अनदेखा करती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में कदम रखते ही वह ठिठक गई। गुलाब की पंखुड़ियों और मोमबत्तियों से सजा कमरा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वह कुछ घंटे पहले छोड़कर गई थी। साफ था कि यह सब
आर्यन ने तब करवाया था जब वह पार्टी में व्यस्त थी। श्रेया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उम्र भर अपने जज्बात दबाए रखने की आदी रही थी, लेकिन अब किसी का यूं उसे चाहना उसे अच्छा लग रहा था। सामने वाला उसे अपनाने को तैयार था। यह बात वह अपनी हर हरकत से जता चुका था। अब बस शब्दों में इजहार बाकी था। वह सजावट को देखते हुए अपनी बिखरी धड़कनों को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि पीछे से उसे पकड़ लिया। कैसा लगा? आर्यन ने पूछा। बहुत खूबसूरत, श्रेया हल्की सी घबराहट और खुशी के मिले जुले भाव में बोली। आर्यन के होठों पर मुस्कान फैल गई। जानती हो यह सब मैंने क्यों किया है? उसने एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमाया और माथा उसके माथे से टिका दिया, उसकी आंखों में झांकते हुए जिनमें अपने एहसासों की चमक साफ दिख रही थी। वह ठहर सा गया। जानती हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, श्रेया ने संकोच और अपनापन लिए कहा। क्योंकि मैं तुम्हें अपना मान चुका हूँ, इस रिश्ते को स्वीकार कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे पूरी ईमानदारी और प्यार से निभाऊं। एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, जहाँ बीता हुआ वक्त सिर्फ अच्छी याद बनकर रह जाए, और मैं उस चाहत को जल्द हकीकत में बदलना चाहता हूँ। श्रेया, मैंने जो भी शब्द कभी तुम्हें दुख देने वाले कहे, उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपने गलत बर्ताव के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, और यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। देर रात सड़क के बीच खड़ी वह लड़की जिसकी आंखों में शिकायतें थीं और जो गुस्से में भी मुझे देख रही थी, वही तुम हो। तुम्हारी उन नीली आंखों ने मुझे बेचैन कर दिया था। जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मैं नहीं, बल्कि हमारे बड़े थे। उन्होंने बचपन में हमारी शादी तय कर दी, जब हम नासमझ थे। शादी क्या होती है जानते भी नहीं थे। तुम हवेली में रही, इलाके से ज्यादा बाहर नहीं गई। मैं बाहर पढ़ने गया, कई लोगों से मिला। रूपाली से तब मिला जब मैं प्रेम और शादी समझने लगा था, और उससे मुझे प्यार हो गया। और प्यार और शादी कोई जबरदस्ती की चीज तो नहीं है। यूँ बचपन में शादियां तय करने का रिवाज बहुत गलत है। शादी तो जिसकी होनी है वो समझदार हो जाए तब उसकी पसंद से तय करनी चाहिए। लेकिन इस सब गलतियों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। मैंने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार किया, जबकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मैं अपने शब्द वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन आज इतना जरूर कह सकता हूँ कि अब जो हमारे बीच रिश्ता बनेगा वो हमारी पसंद है, जो जल्द ही प्यार बन जाएगी, अगर तुम मेरा साथ दो। इतने खूबसूरत इजहार को सुनकर श्रेया खुशी से भर गई। उसका पूरा वजूद उस शख्स की बातों में डूब गया, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी दुनिया का सबसे हसीन सच हो। फिर उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या तुम मुझे माफ करोगी और मेरी चाहत को सच बनाने में मेरा साथ दोगी? श्रेया, जो अभी तक मुस्कुराते हुए हामी भरने ही वाली थी, अचानक एक सच्चाई याद कर ठिठक गई। उसकी आंखों की चमक कुछ पल के लिए फीकी पड़ गई। यह वह सच था जो सब कुछ बदल सकता था, जो आर्यन को उससे दूर कर सकता था, लेकिन इसे बताए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसने सही वक्त के लिए इसे संभाल कर रखा था, और अब वह वक्त आ चुका था। मैं आपको माफ करती हूँ और आपका साथ देने को तैयार हूँ आर्यन। लेकिन वह भूमिका बांधते हुए बात अधूरी छोड़ गई। आर्यन उसके चेहरे के बदलते भाव साफ देख रहा था और गंभीर होता चला गया। लेकिन मुझे आपको एक सच बताना है, वह धीमी मगर कांपती आवाज में बोली। उस सच को जानना आपके लिए जरूरी है, और वह सच रूपाली से जुड़ा हुआ है। सामने वाले के कड़े और खतरनाक रिएक्शन के ख्याल से वह भीतर ही भीतर टूट रही थी। फिर भी खुद को आने वाले वक्त के लिए मजबूत करने की कोशिश करने लगी। आर्यन के चेहरे पर शक्ति उतर आई, माथे पर बल पड़ गए, आवाज में तल्खी घुल गई। कैसा सच? इस बार लहजा बदला हुआ था। श्रेया का दिल जैसे डूबकर फिर उभर आया। रूपाली की मौत अचानक नहीं थी, उसे बाबा ने मरवाया था। आर्यन, मैंने बाबा को उनके आदमियों से बात करते सुना था, जहां वह रूपाली के मरने के बाद उन्हें पैसे दे रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। अगर यह सच जानने के बाद भी आपको मेरा साथ मंजूर हो, आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। आर्यन गुस्से की जीती जागती तस्वीर बन गया। एक पल में उसने श्रेया का हाथ कस के पकड़ लिया। उसका वजूद जैसे 100 टुकड़ों में बिखर गया।
यह सच उसकी रूह तक को हिला देने वाला था। श्रेया की आंखें बाहर आने लगी, चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सफेद पड़ गया, सांसें टूटने की कगार पर थीं। अगर मुझे मारकर आपका बदला पूरा होता है तो मार डालिए, मैं आप पर अपना कत्ल भी माफ करती हूँ, वह टूटती सांसों के बीच बड़ी मुश्किल से बोली। आर्यन ने जब दर्द से उसे तड़पता महसूस किया तो एक झटके में उसे छोड़ दिया। श्रेया फर्श पर गिर पड़ी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाबूलाल, आर्यन चिल्ला उठा। तुमने मुझसे मेरी पत्नी छीन ली, मेरे बेटे निशांत के सिर से माँ का साया उठा दिया और फिर अपनी ही बेटी को मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी का खालीपन भरने के लिए भेज दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? वह अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े पागलों की तरह कमरे में पड़ी चीजें जमीन पर पटकने लगा। श्रेया खांसते हुए गहरी सांसें भरकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और फिर हिचकियों में टूटकर रो पड़ी। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारे बाप को। अब मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तुम्हारा बाप और तुम पूरी जिंदगी तड़पते रहोगी। मैं तुम पर कभी मेहरबानी नहीं करूंगा। पति होते हुए भी तुम एक विधवा जैसी जिंदगी जियोगी। बिखरी सांसों के बीच यह कहते हुए आर्यन कमरे से बाहर निकल गया। अगर वह वहां रुकता तो शायद श्रेया को नुकसान पहुंचा बैठता और वह ऐसा नहीं चाहता था। आर्यन के जाते ही श्रेया तड़प उठी। फर्श पर दोनों हाथों से जोर से वार करती हुई फूट फूट कर रो पड़ी। आपने मुझे बर्बाद कर दिया बाबा, मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हिचकियों के बीच उसकी चीख आज उसकी किस्मत पर मातम बन गई थी। जो फूलों की पंखुड़ियां आज मिलन की गवाह बनने वाली थी, वही उस दर्दनाक मंजर को देख मुरझा गई थी और मोमबत्तियां भी बुझने के करीब उदास खड़ी थी। पूरी रात बाबूलाल की जलाई आग में जलता हुआ आर्यन सुबह बौखलाए हाल में हाथ में पिस्तौल थामे हवेली से निकल पड़ा। इरादा साफ था, बाबूलाल को खत्म कर अपने सीने में धधक रही बदले की आग बुझाने का। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए कुछ ही मिनटों में वह छोटी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। तूफान की तरह गाड़ी से उतरकर अंदर बढ़ा ही था कि पोर्च में खड़ी एम्बुलेंस और अंदर से आती चीख पुकार सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। पिस्तौल पर पकड़ और मजबूत करते हुए वह हवेली के भीतर दाखिल हुआ तो सामने रश्मि जी रोती हुई और बाबूलाल का कफन में लिपटा हुआ शरीर पड़ा था। आर्यन के होश उड़ गए। जिस इंसान को मारने वह आया था वह तो पहले ही मर चुका था। आर्यन, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। श्रेया को खबर दे दो, भैया को रात दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। जैसे ही सविता जी की नजर आर्यन पर पड़ी वह तुरंत बोल पड़ी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, रूपाली की मौत का बदला पूरा हो गया। हाथ में पकड़ी पिस्तौल बेल्ट में खोसते हुए उसने शरद साहब को फोन लगाया और एक तरफ हो गया। बाबूलाल की मौत को आज 10 दिन गुजर गए थे। इन 10 दिनों में आर्यन ने पलटकर श्रेया की हालत जानने तक की कोशिश नहीं की थी। बाबूलाल की अंतिम विदाई के बाद वह ऐसा गायब हुआ कि किसी को उसकी खबर नहीं मिली। इन 10 दिनों में श्रेया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई थी। आज सविता जी आर्यन को जबरदस्ती ढूंढकर छोटी हवेली लेकर आई थी, लेकिन लाने से पहले वह पूरा सच जान चुका था। उन्होंने आर्यन को बताया कि इस सब में श्रेया का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वह खुद पूरी जिंदगी दर्द और तकलीफों को झेलती हुई चली आई। कैसे तुमने जब शादी से इनकार किया तो उसकी जिंदगी उसके पिता ने मुश्किल बना दी थी। किस तरह से उन्होंने तुम्हारे इनकार के बाद उसे पीटा था, भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया था और जब तुमने उसकी गाड़ी संभालने में मदद की तो किस तरह से उसे और परेशान किया था। उसकी हथेली पर जले का निशान तुम आज भी देख सकते हो। मेरा भाई बाबूलाल एक इंसान नहीं बल्कि हम सबका पिछले जन्म का कोई दुश्मन था, जिसने मेरी बेटी श्रेया की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया और तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया और बेचारी रूपाली, उसका तो जीवन ही छीन लिया। मैं तुमसे बस यही विनती करती हूँ कि जो गलती श्रेया के पिता ने की है उसकी सजा तुम उसे मत दो। वह लड़की जीवन भर खुशियों को तरसती रही, एक तुम ही हो जो उसकी जिंदगी में खुशियां भर सकते हो।
वह सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बचपन से सिर्फ तुम्हें ही अपने जीवन साथी के तौर पर चाहा है। अगर तुमने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो वह पूरी तरीके से टूट जाएगी। एक बार उसने बड़ी मुश्किल से खुद को टूटने से बचाया था, लेकिन इस बार उसके लिए यह सब सह पाना बहुत मुश्किल होगा। वह तुम्हारे बेटे निशांत को अपने बेटे की तरह चाहती है। मेरे भाई बाबूलाल ने जो कुछ किया, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है और उनकी तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। तुम श्रेया को अपना लो, वह बेगुनाह है, उसका कोई दोष नहीं है। वह फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन, जो दिल का बुरा नहीं था, उसे भी यह बात महसूस हुई कि इन सब चीजों में श्रेया का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसके पिता ने तो उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया था। आर्यन श्रेया की मोहब्बत, बाबूलाल की सच्चाई और उसके हिस्से आए हर दर्द को जान पाया था। अपने बर्ताव पर उसे गहरी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। कहाँ जा रहे हो? सविता जी ने उसे उठते देख पूछा। श्रेया का बहुत दिल दुखाया है मैंने, अब उसका दर्द कम करना है, धीमे और पछतावे भरे लहजे में कहते हुए वह वहां से निकल गया। सविता जी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही वह तेज धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। कमरे में फैला घना अंधेरा उसका स्वागत कर रहा था। पलटकर बाहर जाने ही वाला था कि दबे दबे सिसकियों की आवाज सुनकर उसने जबड़े कस लिए और खुद को कोसते हुए तुरंत बिस्तर की ओर बढ़ा। अंदाजे से बिस्तर पर लेटी श्रेया के पास पहुंचकर उसने हाथ बढ़ाया। श्रेया एक लंबी हिचकी लेकर रो पड़ी। अब क्यों आए हो यहाँ? एक कातिल की बेटी के पास भरी हुई आवाज में उसने सवाल किया। मैं अपनी पत्नी के पास आया हूँ, आर्यन ने कहा। वह पत्नी जिसे आपने तीसरी बार ठुकराया, जिसे कहा कि कभी माफ नहीं करेंगे, कभी अपनाएंगे नहीं, वह पत्नी जिसकी जान लेने पर आप उतारू थे। वह सिकवा करने लगी। आर्यन ने उसे अपनी ओर घुमाया, सामने किया और हाथ बढ़ाकर लाइट जला दी। उसकी आंसुओं से भीगी लाल आंखों और थके चेहरे को देखते ही आर्यन की शर्मिंदगी और बढ़ गई। मुझे माफ कर दो श्रेया, वह सच ऐसा था कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मेरी हालत समझो। रूपाली मेरी पत्नी थी, उसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है। मैं जज्बाती हो गया था और जज्बात में वह कर बैठा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे पता है मैंने तुम्हारी तकलीफ ही बढ़ाई है। तुम कहो तो मैं पूरी जिंदगी उस दर्द का मोल चुकाने में लगा दूं। तुम कहो तो सुबह शाम अपने शब्दों और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता रहूं। उसकी आंखों में बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए वह लगातार माफी मांग रहा था और श्रेया उसके शब्दों से सुकून पाती उसके कंधों से लिपट गई। पूरी जिंदगी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप मेरी एक बात मान लें, मैं तो अपनी जान तक तुम्हें देने को तैयार हूँ। जान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक लंबी जिंदगी जीनी है आर्यन, श्रेया ने भर्राई आवाज में कहा। मैंने बहुत दर्द सहा है, अब और सहने की ताकत नहीं बची। मुझे यकीन दिलाइए, तुम सिर्फ मेरा सुकून बनोगे, ऐसा सहारा बनोगे कि जब दुनिया से थक जाऊं तो तुम्हारे पास खुद को सुरक्षित महसूस करूं। मुझसे प्यार ना भी कर सको तो मेरे नाम अपनी वफादारी रखोगे। मुझे अपनी प्यारी पत्नी का दर्जा ना भी दो, लेकिन इज्जत और अपनापन जरूर दोगे। और एक आखिरी बात, तुम कभी यह नहीं कहोगे कि मैं निशांत की माँ नहीं हूँ। मैंने उसे माँ बनकर पाला है, उससे दिल से प्यार किया है। यह बात मैं कभी नहीं सह पाऊंगी। उसकी बातों में निशांत के लिए मोह और चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन मुस्कुरा उठा। निशांत तुम्हारा है और उसका पिता भी तुम्हारा ही है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब आर्यन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ लाएगा। अब तुम्हारी तरफ आने वाला हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द पहले मुझसे होकर गुजरेगा। हमारी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेगी, खुशियों से भरी एक नई शुरुआत होगी, प्यार भरे लहजे में उसने कहा। श्रेया ने राहत भरी मुस्कान के साथ उसे गले से लगा लिया। अब अगर सारे शिकवे शिकायतें खत्म हो गए हों तो प्यार की तरफ आ जाओ, उसने बेबाक नजरों से देखते हुए शरारती लहजे में कहा। प्यार? वह कब हुआ? श्रेया ने बनावटी मासूमियत से पूछा। अब करेंगे ना? एक आंख दबाते हुए वह उसे गले से लगा गया। आर्यन पूरे अधिकार से श्रेया को अपने साथ बड़ी हवेली में ले गया। एक बार फिर से बड़ी हवेली में खुशियां लौट आईं।
आर्यन और श्रेया ने तय किया कि वह अपने बच्चों के साथ वह जाति नहीं करेंगे जो उनके माँ बाप ने उनके साथ की थी। वह जब उनके बच्चे समझदार हो जाएंगे तब उनकी पसंद से ही उनकी शादियां करवाएंगे। बचपन से ही उन्हें किसी बंधन में बांधने की कोशिश नहीं करेंगे, एक ऐसा बंधन जिसकी ना उन्हें समझ हो और ना जानकारी हो। शादी कोई तमाशा नहीं है जो किसी पर जबरदस्ती थोप दी जाए। जीवन साथी का रिश्ता सही मायने में तभी बनता है जब दो दिल अपनी खुशी से इसे स्वीकारते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि घर के बड़े जो भी फैसला लें वह हर बार सही हो। कभी कभी बड़ों के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। घर के बड़ों को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चे उनकी जायदाद नहीं हैं जिन्हें वह अपनी मर्जी से किसी के भी साथ जबरदस्ती बांध देंगे। अगर सही मायने में माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार है तो शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले को उन्हें बच्चों की मर्जी पर ही छोड़ देना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, समुदाय, जाति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में कुछ दृश्य और प्रसंग ऐसे हैं जिनमें भावनात्मक पीड़ा, घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव को दर्शाया गया है। ये दृश्य केवल कहानी की आवश्यकता और सामाजिक सच्चाई को उजागर करने के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं, ना कि किसी भी प्रकार की हिंसा या अमानवीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज में मौजूद उन कड़वी सच्चाइयों को सामने लाने का प्रयास है जिनसे आज भी कई लोग, खास तौर पर महिलाएं, जूझती हैं। इसका उद्देश्य दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करना है कि अहंकार, झूठी इज्जत, जबरदस्ती के रिश्ते और सत्ता का दुरुपयोग कैसे जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। यह वीडियो किसी भी प्रकार की हिंसा, नफरत या उत्पीड़न का समर्थन नहीं करता। दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को एक सामाजिक संदेश और चेतावनी के रूप में देखें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।